हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या अकेडमी। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 का एक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के हिसाब से 50 नंबर का जो पोर्शन आपका होगा वो भाग 2 से आपका आएगा प्रश्न पत्र 3 का, जिसमें भाग 2 में आपके भारतीय संविधान और लोक प्रशासन दोनों मर्ज करके दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास लोक प्रशासन की बेसिक क्लास होगी, जिसमें हम लोक प्रशासन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोक प्रशासन का अर्थ। तो लोक प्रशासन, जैसा कि आप यहाँ नाम से समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो लोक और प्रशासन, यदि हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो ये क्या होगा, आप देखिए कि प्रशासन का वह रूप जो लोक क्षेत्र में कार्य करता है, प्रशासन का वह रूप जो लोक क्षेत्र में कार्य करता है क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर कर सकते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, और जब हमने इसकी परिभाषा देखी तो वहां पर क्या देखा हमने कि प्रशासन का वह रूप, तो प्रशासन यहाँ पर एक कॉमन चीज आपका आ रहा है। तो लोक प्रशासन को अच्छे से समझने के लिए हमें प्रशासन का ज्ञान होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं किस पर, प्रशासन पर। तो देखिए, यदि हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में देखिए आप, प्रशासन में एक उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। तो प्रशासन भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और शासन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्र और शासन। तो शासन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, शासन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, प्रबंध करना। और यदि किसी के भी आगे प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो प्र उपसर्ग जो होता है वो उत्कृष्टता का द्योतक होता है। तो देखिए, शासन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, और इसके आगे जुड़ा है क्या आपका प्र उपसर्ग, अर्थात किसको दिखाता है प्र उपसर्ग, उत्कृष्टता को दिखाता है, बेहतर ढंग को दिखाता है। तो प्रशासन की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि व्यवस्था कैसा किया जाए, बेहतर ढंग से किया जाए, उत्कृष्ट ढंग से किया जाए, तो क्या कहलाता है आपका, प्रशासन कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रशासन में जो प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो किसको दिखाता है, वो उत्कृष्टता को दिखाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, शासन का अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना। तो उत्कृष्ट तरीके से क्या किया जाएगा, प्रबंध किया जाए, व्यवस्था किया जाए, तो ये क्या कहलाता है आपका, प्रशासन कहलाता है। अब देखिए, लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन ये भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और प्रशासन। तो देखिए, प्रशासन आपने समझ लिया, प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट या फिर बेहतर ढंग से व्यवस्था करना, बेहतर ढंग से, बेहतर रीति से क्या करना, प्रबंध करना या व्यवस्था करना। और लोक का अर्थ क्या होता है, लोक का अर्थ यहां जनता से न होकर किससे, सरकार से है। लोक का अर्थ जनता से न होकर किससे है, ये सरकार से है। लोक का अर्थ किससे है, सरकार से। तो देखिए, सरकार द्वारा जनता के कार्यों का उत्कृष्ट रीति से क्या करना, प्रबंध करना अथवा व्यवस्था करना क्या कहलाएगा आपका, लोक प्रशासन कहलाता है। तो आप यहां पर लोक प्रशासन की परिभाषा समझ सकते हैं। तो प्रशासन का वह रूप जो कहां कार्य करता है, लोक क्षेत्र में। और लोक क्षेत्र मतलब क्या है, सरकार। लोक मतलब क्या नहीं है, यहाँ पर जनता से नहीं है बल्कि किससे है, सरकार से है। तो प्रशासन का वह रूप जो लोक क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है, क्या कहलाता है आपका, लोक प्रशासन। और अगर हम इसके आगे समझें इसको तो क्या होगा आपका, ये लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, जहां लोक का अर्थ क्या है, सरकार से है, और प्रशासन का अर्थ क्या है, बेहतर ढंग से क्या करने से है, व्यवस्था करने से है। यदि सरकार द्वारा जनता के कार्यों का बेहतर ढंग से क्या किया जाए, प्रबंध किया जाए अथवा व्यवस्था किया जाए, तो यही क्या कहलाता है आपका, लोक प्रशासन कहलाता है। अब देखिए, लोक प्रशासन को सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में क्या है, जाना जाता है। लोक प्रशासन को सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में जाना जाता है, या फिर उस रूप में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, किस रूप में, सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में, कार्यकारी अंग के रूप में। अब देखिए, कार्यकारी अंग के रूप में क्यों करते हैं और ये कार्यकारी अंग क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि
अब देखिए एक बार फिर से हम प्रशासन की ओर वापस आते हैं। जैसा आप पढ़ते हैं कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं हम, राज्य का उदय पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं क्योंकि वो टॉपिक क्या है आपका इससे रिलेटेड है। तो देखते हैं वहां पर उसको हम। तो जैसे अगर हम बात करें राज्य के उदय की, तो आप जानते हैं राज्य का उदय कैसे हुआ है आपका। तो राज्य का उदय पहले व्यक्तियों का उद्भव हुआ, पहले आपके आए कौन, व्यक्ति। तो व्यक्तियों का उद्भव हुआ, यदि दो व्यक्तियों के मध्य क्या हुआ होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक संस्था आई और उस संस्था का नाम था समाज। उस संस्था का नाम था समाज। अब अगर मान लीजिए समाज और व्यक्ति के बीच क्या हो जाए, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उनको सुलझाने के लिए एक और संस्था बनी जिसका नाम था क्या, राज्य। जिसका नाम था राज्य। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का नियमन कौन कर रहा है, समाज कर रही है, या व्यक्ति किसके माध्यम से संचालित है, अगर पूछता है तो किसके माध्यम से, व्यक्ति जो है समाज के माध्यम से क्या है, संचालित है। तो व्यक्ति समाज के माध्यम से संचालित है, और समाज किसके माध्यम से संचालित है आपका, तो समाज जो है वो राज्य के द्वारा क्या है, संचालित है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि राज्य जो होता है वो व्यक्ति और समाज के नियमन के लिए बने एक क्या है, संस्था है। नियमन अर्थात रेगुलेशन या फिर क्या, नियंत्रण या फिर कंट्रोल। तो राज्य क्या है आपका, व्यक्ति और समाज के नियमन के लिए बनी एक संस्था है। तो ये राज्य का उदय हम कहां पर पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि दो व्यक्तियों के मध्य अगर विवाद होता है तो सुलझाता है कौन, समाज। समाज और व्यक्ति के मध्य अगर विवाद होता है तो सुलझाता है कौन, राज्य सुलझाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है, वो अमूर्त अवधारणा होती है। राज्य की अवधारणा कैसी होती है, अमूर्त अवधारणा होती है। अमूर्त, अमूर्त कहने का मतलब क्या है कि राज्य न तो सुन सकता है, राज्य न तो बोल सकता है। तो अगर मान लीजिए राज्य बोल नहीं सकता है, राज्य सुन नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत लेकर किसके पास जाएंगे। अगर वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो आपकी शिकायत भी कैसे सुनेगा वो, और कैसे आपको जवाब देगा वो, क्योंकि राज्य तो कैसा है, अमूर्त है। तो राज्य की अवधारणा क्या है, एक्चुअल में अमूर्त है। लेकिन राज्य जिसके माध्यम से कार्य करती है या जिसके द्वारा क्या है, संचालित होती है, उसको हम कहते हैं क्या, सरकार। उसको हम कहते हैं क्या, सरकार। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, सरकार। अब देखिए राज्य जो है जिसके द्वारा संचालित होती है, जिसके माध्यम से क्या होती है, संचालित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो आप अपनी शिकायत कहां पर लेकर जाते हैं, सरकार के पास लेकर जाते हैं, और सरकार आपकी शिकायतों को सुनती है और उसे क्या करती है, समाधान करती है। लेकिन ये सरकार भी, यदि आप किसी भी चीज की समस्या लेकर जाते हैं तो आपकी समस्या सरकार सुनती है और उसका त्वरित समाधान करती है। तो जिनके माध्यम से करती है, तो सरकार भी क्या करती है, अपने कार्यकारी अंगों के माध्यम से क्या करती है, जनता की समस्याओं को सुनती है और क्या करती है, उनका समाधान करती है। तो सरकार का जो कार्यकारी अंग है वो क्या है आपका, लोक प्रशासन है। सरकार का जो कार्यकारी अंग है वो क्या है आपका, लोक प्रशासन। जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि लोक प्रशासन को सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो कार्यकारी अंग कहने का मतलब क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति के विवादों को सुलझाने के लिए क्या बना, या व्यक्ति के संचालन के लिए क्या बना, समाज बना। समाज का संचालन किससे हो रहा है, राज्य के द्वारा हो रहा है, और राज्य का संचालन कौन कर रही है, सरकार कर रही है। और ये सरकार जो है, इसका कार्यकारी अंग जो है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, कार्य करती है, वो कार्यकारी अंग है उसके। तो कार्यकारी अंग कौन सा है आपका, वो है आपका लोक प्रशासन। तो इसलिए क्या कहा गया है, लोक प्रशासन को सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में क्या करते हैं, हम परिभाषित करते हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे। तो ये क्या था आपका, लोक प्रशासन का अर्थ था। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए लोक प्रशासन तो एक स्थापित विषय है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन को भी समझना क्या है, लोक प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप प्रशासन का ज्ञान अगर आप ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन को और बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा प्रशासन पर और हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं और देखते हैं। यदि हम प्रशासन के आयाम की बात करें
तो प्रशासन के यहां पर दो आयाम सामने आते हैं, प्रशासन के आयाम, प्रशासन के आयाम। अब देखिए प्रशासन के दो आयाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो आपका होता है संगठन, पहला आपका होता है संगठन, और दूसरा आपका होता है प्रबंधन, दूसरा आपका होता है मैनेजमेंट या फिर क्या, प्रबंधन। तो प्रशासन के यहां पर दो आयाम सामने आए, पहला है क्या, ये प्रशासन के आप आयाम बोल सकते हैं यहां पर। तो दो आयाम है, कौन कौन से? संगठन और कौन सा है आपका, प्रबंधन। संगठन को हम संस्थागत आयाम के नाम से भी जानते हैं, संगठन को हम संस्थागत आयाम, और प्रबंधन को तकनीकी आयाम के रूप में भी जानते हैं, प्रबंधन को तकनीकी आयाम के रूप में जानते हैं। जहां जो संस्थागत आयाम है प्रशासन का, वो बताता है कि प्रशासन कहां और क्या करना है। ये क्या बताता है? क्या और कहां को बताता है। तो वही जो तकनीकी आयाम है ये कैसे को बताता है, कैसे को बताता है। ये चीजें बहुत काम आएंगी जब हम क्या पढ़ेंगे, लोक प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। देखिए तो प्रशासन के दो आयाम आपने देखे, एक संगठन, एक प्रबंधन। संगठन को हम क्या कह रहे हैं? संस्थागत आयाम। तो प्रबंधन को हम क्या कह रहे हैं? तकनीकी आयाम। जो संस्थागत आयाम है वो क्या दिखाता है कि प्रशासन कहां और क्या करना है, ये दिखाता है। तो जो तकनीकी आयाम है वो क्या दिखाता है कि प्रशासन कैसे करना है। अब इसे एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक स्कूल का आपको क्या करना है? प्रशासन करना है, या फिर एक स्कूल आप क्या करना है? ओपन करना है। एक स्कूल या फिर विद्यालय खोलना है। यदि एक विद्यालय खोलना है तो विद्यालय खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए प्लानिंग। आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या करना पड़ेगा कि मैं कहां पर विद्यालय खोलूंगा। साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको निवेश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे आपको विद्यालय खोलना है तो आपको एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और साथ में क्या करना पड़ेगा, जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी, आपके पैसे के अरेंजमेंट आपके पास हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? एक विद्यालय खोलेंगे। आप वहां क्या करेंगे? आप टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ क्या करेंगे? वहां रिक्रूट करेंगे, तो शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे? समय समय पर क्या देंगे? आप उनको दिशा निर्देश देंगे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और उसके बाद समय समय पर आप विद्यालय में कार्य, उन शिक्षकों के कार्य की प्रगति का भी क्या करेंगे? आप जायजा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक विद्यालय खोलने के लिए आपको चाहिए क्या? एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। साथ में आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको एक अपना बजट बनाना पड़ेगा कि कितने खर्च होने वाले हैं, कितने लाभ होने वाले हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा, एक स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ेगी। उन स्टाफ को आपको कार्य समझाना पड़ेगा, कार्य बताना पड़ेगा, और समय समय पर उनके कार्यों का अब क्या करना पड़ेगा? जायजा भी लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि विद्यालय, जो आपका स्कूल होगा, ये विद्यालय आपका हो जाएगा प्रशासन का संस्थागत आयाम। विद्यालय किसका एग्जाम्पल होगा? प्रशासन के संस्थागत आयाम का। क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि प्रशासन कहां करना है, किस चीज का प्रशासन करना है। तो विद्यालय में करना है प्रशासन, विद्यालय का करना है प्रशासन। कैसे करना है प्रशासन? तो क्या करना है? आपको प्लानिंग करनी है, आपको स्टाफिंग करनी है, आपको नियुक्त करना है टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको समझाना है कार्य, अर्थात क्या करना है? डायरेक्शन देना है, निर्देशन देना है उनको। और साथ में क्या करना है? आपको वहां पर उनके कार्यों की प्रगति भी जांच करनी है। तो ये बहुत सारे कार्य हम आप कर रहे हैं। तो ये विद्यालय क्या हो जाएगा? आपका संस्थागत आयाम हो जाएगा। तो वही विद्यालय का प्रशासन आप कैसे कर रहे हैं? तो कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बताया अभी कि आप योजना बनाएंगे इस तरीके से। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? ये प्रबंध या फिर क्या तकनीकी आयाम हो जाएगा। तो ये प्रशासन के क्या हो जाएंगे? ये दो आयाम हो जाएंगे। यहां तक समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो था क्या आपका प्रशासन के आयाम। अब देखिए यदि यही प्रशासन क्या हो, क्षेत्र के आधार पर भी क्या होता है? दो भागों में बढ़ता है। अगर ऐसा प्रशासन हम कहां पर करें? लोक क्षेत्र में करें, पब्लिक सेक्टर में करें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लोक प्रशासन। जहां पर जो निवेश होगा वो निवेश किसके माध्यम से होगा? वो सरकारी बजट के माध्यम से होगा। और अगर ऐसा ही प्रशासन हम कहां पर करें? निजी क्षेत्रों में करें, और जहां पर पैसा किसका लगेगा? निवेश कौन करेगा? एक निजी व्यक्ति
एक प्राइवेट पर्सन या फिर कोई एक निजी इंस्टीट्यूशन करेगा, एक निजी संस्था करेगा। तो पैसा अगर निजी संस्था का लगे और वहां पर ऐसा प्रशासन हो तो क्या कहलाएगा, वो निजी प्रशासन कहलाएगा। तो जो प्रशासन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लोक प्रशासन और एक होता है क्या आपका निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन के उदाहरण क्या हो जाएंगे, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, कार्यालय, ये किसके हो जाएंगे, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है तो निजी उद्योग, निजी स्कूल, कॉलेजेस क्या हो जाएंगे आपके, ये निजी प्रशासन के उदाहरण में आएंगे। अब देखिए, अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोक प्रशासन की चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं। अब देखिए, ये भी समझना आवश्यक है, लोक प्रशासन की चारित्रिक विशेषताएं कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि लोक प्रशासन की अभी हम पूरी विशेषता नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अभी तक हमने जितना पढ़ा है तो उसके आधार पर हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी विशेषता निकाल रहे हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन कहां पर कार्य करता है, लोक क्षेत्र में कार्य करता है। लोक प्रशासन कहां कार्य करता है, लोक क्षेत्र कहने का मतलब क्या है आपका, पब्लिक सेक्टर। और ये पब्लिक सेक्टर जो होती है इसकी गतिविधियों का संचालन किसके माध्यम से होता है, ये सरकार के माध्यम से होता है या फिर राजनीतिक सत्ता के माध्यम से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन का संचालन या फिर लोक प्रशासन भी किसके दिशा निर्देश पर कार्य करेगी, तो वो कार्य करेगी किसके निर्देश पर, इसी राजनीतिक सत्ता के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। तो लोक प्रशासन की जो पहली चारित्रिक विशेषता होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी कि लोक प्रशासन कैसा है, लोक क्षेत्र में कार्य करता है और लोक क्षेत्र का जो संचालन करती है वो कौन करती है, एक राजनीतिक सत्ता करती है। और इसी राजनीतिक सत्ता के नीचे या फिर उसी राजनीतिक सत्ता के दिशा निर्देश पर कौन कार्य करेगी, आपकी लोक प्रशासन भी कार्य करेगी। दूसरी विशेषता इसकी हम देखते हैं, दूसरी विशेषता क्या होगी, देखिए कि सरकार का कार्यकारी अंग कहा गया किसको, लोक प्रशासन को। तो अगर हम देखें तो लोक प्रशासन जो है, जो लोक प्रशासन में जिनको हम रखेंगे तो हम बेसिकली किसको रखेंगे, लोक प्रशासन में जैसे हमने मान लीजिए किसी शिकायत की कि आपके पास, आपके मोहल्ले में मान लीजिए क्या नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है, पानी आपके मोहल्ले में बराबर नहीं आता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, सरकार से कंप्लेन किया। सरकार क्या करेगी, सरकार आपके समस्या का समाधान करेगी। तो अब अगर आपने आपके राज्य के मुख्यमंत्री से क्या किया है, कंप्लेन किया है, या फिर वहां के विधायक से कंप्लेन किया है, तो विधायक तुरंत तो नहीं आएगा वहां पर, लेकिन विधायक से आपने कंप्लेन किया है तो विधायक क्या करेगा या मुख्यमंत्री क्या करेंगे, मुख्यमंत्री अपने कार्यकारी अंगों को क्या करेंगे, भेजेंगे, अर्थात किसको, कार्यपालिका को। और कार्यपालिका आप समझते हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कहने का मतलब क्या है कि इसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स या फिर कौन, नौकरशाह। और अस्थायी में आते हैं क्या, आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अस्थायी में आते हैं, पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो बेसिकली नौकरशाह क्या करेंगे, जो उस जगह के डिप्टी कलेक्टर होंगे, कलेक्टर होंगे, या फिर जो भी उस क्षेत्र के जो अथॉरिटी होंगी वो क्या करेंगे, वो वहां पर आएंगे और आपकी समस्या क्या करेंगे, वो समाधान करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन में बेसिकली हम किसका अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन करते हैं नौकरशाह का, ब्यूरोक्रेसी का। तो आप यहाँ पर दो विशेषताएं देख सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या थी आपकी कि राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत क्या करती है, कार्य करती है। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता थी क्या थी वो कि लोक प्रशासन के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नौकरशाही के बारे में पढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन की दो चारित्रिक विशेषताएं भी आपने देख लिया, लोक प्रशासन का अर्थ भी देख लिया, प्रशासन का भी अर्थ आपने देख लिया, और प्रशासन के आपने क्या देख लिए, आयाम भी देख लिए। अब चलिए इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है आपका वो है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र अथवा कार्य क्षेत्र, तो क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप एक एग्जांपल समझते हैं, कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है। अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, बैंकों के बारे में पढ़ें तो आपको जानकारी मिल जाएगी कार्य क्षेत्र की, या फिर उस बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों से अगर आप मिलते हैं, ऑफिसर्स से अगर आप मिलते हैं और उनके कार्यों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि बैंकों का कार्य क्षेत्र भी क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वैसे ही यहां भी क्या है आपका, यदि आपको लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र समझना है तो देखिए उसके लिए क्या है आपका कि आपको लोक प्रशासन जिनके माध्यम से कार्य करती है
यदि आप उनके कार्य क्षेत्र को समझते हैं तो आप क्या हो जाएगा, आप लोक प्रशासन का भी क्या समझ जाएंगे, कार्य क्षेत्र समझ जाएंगे। अब देखिए, चूंकि सरकार का कार्यकारी अंग है कौन, आपका लोक प्रशासन, और सरकार के अगर हम अंगों को समझ लेते हैं तो हम किस समझ जाएंगे, हम लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को भी क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार के अंग अथवा शासन के अंग, इसी को हम शासन भी कहते हैं और इसी को हम सरकार भी कहते हैं, क्योंकि आपके लिए जो व्यवस्था कर रही है, शासन का अर्थ ही क्या होता है, व्यवस्था करना। तो व्यवस्था कौन कर रही है, सरकार करती है, और सरकार चुनकर कैसा आती है, चुनाव के माध्यम से, और हमारे यहाँ कैसा होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से क्या होता है, चुनाव होता है। तो अगर मैं इसे कहूं सरकार के अंग, शासन के अंग, या फिर क्या कह सकता हूं मैं, लोकतंत्र के अंग, तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही होंगे। तो सरकार के अंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर शासन के अंग, ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। अब देखिए, सरकार के 3 अंग आपने देखे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अगर हम क्या करें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखें तो वही कार्य क्षेत्र किसका होगा, लोक प्रशासन का होगा। तो इनके अनुसार क्या होगा, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक कैसा है, सीमित है। तो सीमित है क्यों कहा, देखिए, क्योंकि ये तो क्या है, ये हम पहले की अवधारणा है, या इसको हम कह सकते हैं क्या, कि संकुचित अवधारणा है। 21वीं सदी में सरकार के केवल 3 अंग नहीं बताए गए हैं, बल्कि सरकार के इससे भी और ज्यादा अंग बताए गए हैं। जैसे कि सरकार के इनके अलावा जो अंग होते हैं वो क्या है, देखिए, इनके अलावा है मीडिया, सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज, और भी होते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो देखिए, क्या पढ़े थे, 3 अंग पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन 21वीं सदी में जब प्रशासन बहुत विस्तृत होने लगा है तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो भी क्या होगा, विस्तृत होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अब केवल कार्य क्षेत्र केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सीमित न होकर कैसा है, इनके कार्य क्षेत्रों को भी अब क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। तो देखिए, अब जानते हैं यहाँ पर कि सरकार के अंग क्यों बोल रहे हैं, कि विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसी बने हुए कानून को लागू करवाने का काम करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, उन बने हुए कानूनों की क्या करती है, अगर कोई गलत व्याख्या करे तो उसे सही करके बताती है। तो बने हुए कानूनों क्या करती है, वो व्याख्या करने का कार्य करती है कौन, न्यायपालिका। लेकिन ये तो सरकार के काम आ ही रहे हैं आपके, उसके अंग हम कह रहे हैं, क्योंकि कानून बनाना भी कैसा जरूरी है, उस कानून को लागू करवाना भी जरूरी है, और उन कानूनों की सही व्याख्या करना भी जरूरी है। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, सरकार के अंग हैं, जो क्या है, पहला है आपका मीडिया है, इसमें चौथा जो आधार स्तंभ हम कहते हैं लोकतंत्र का, वो है क्या आपका मीडिया। तो मीडिया क्यों है, क्योंकि मीडिया भी क्या करती है, सरकार के अच्छे और बुरे कार्यों को लोगों तक क्या करती है, पहुंचाती है। वही सभ्य समाज या फिर जो हित समूह, दबाव समूह, इसी में आते हैं आपके। तो जो प्रेशर ग्रुप है, जो सभ्य समाज है, ये भी सरकार अगर गलत कार्य करती है तो उन पर क्या करती है, वो बार बार क्या करती है, दबाव बनाती है। जो एनजीओ वगैरह है किसमें आते हैं, वो इसी में आते हैं। और उसी प्रकार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी क्या है, सरकार के कहीं ना कहीं अंग में हम सम्मिलित करते हैं, कब, अभी आधुनिक विचारधारा के अनुसार। तो देखिए, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या होगा, अब 21वीं सदी में कैसा है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा जो है यहाँ तक पूरे कैसा है, वो ठीक फैला हुआ है। तो एक विस्तृत रूप से कैसा है, कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। लेकिन जो विद्वान है लोक प्रशासन के, वो बेसिकली 2 ही दृष्टिकोण को अपनाते हैं, और वो 2 दृष्टिकोण को वो केवल जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अनुसार ही क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कैसे, अगर लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को केवल
कहां तक, कार्यपालिका तक सीमित किया जाए तो ये विचारधारा कहलाती है संकुचित विचारधारा या संकुचित दृष्टिकोण। यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों को मिलाकर अगर क्या करें, हम इस कार्य क्षेत्र को देखें तो वो कहलाती है क्या, विस्तृत विचारधारा, विस्तृत दृष्टिकोण या विस्तृत विचारधारा। और अगर हम इन सबको मिलाकर देखें, मीडिया को भी, सभ्य समाज को भी और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी, तो वो कहलाती है नवीन विस्तृत विचारधारा। लेकिन बेसिकली जो विद्वान हैं ये इन दोनों के आधार पर ही क्या है, अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो एक है आपकी संकुचित विचारधारा या संकुचित दृष्टिकोण और एक है आपका विस्तृत दृष्टिकोण। अब देखिए ये जो संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं इसमें बेसिकली लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र केवल कहां तक सीमित है, कार्यपालिका तक सीमित है। लेकिन वुडरो विल्सन का मानना क्या है, वुडरो विल्सन का मानना है कि नहीं, लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र केवल यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि कैसा है, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक कैसा है, ये विस्तृत रूप से कैसा है, ये फैला हुआ है। अब देखिए जो दोनों जो गुटों के जो विद्वान हैं, इन दोनों ने अपने अपने क्या रखे, तर्क भी रखे। अब देखिए तर्क क्या रखे कि जो संकुचित विचारधारा वाले जो विद्वान थे, अर्थात लूथर गुलिक और कौन आपके जो हर्बर्ट साइमन जैसे जो विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को केवल कहां तक, कार्यपालिका तक ही क्या करना चाहिए, सीमित रखना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा, देखिए क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि लोक प्रशासन में हम बेसिकली किसके बारे में अध्ययन करते हैं, हम नौकरशाही के बारे में अध्ययन करते हैं। और नौकरशाही कैसा है आपका, ये कार्यपालिका के अंदर ही तो आता है। तो लोक प्रशासन कार्यक्षेत्र भी कहां तक होना चाहिए, केवल जो है कार्यपालिका तक होना चाहिए। अब इसके अलावा भी इन्होंने क्या बताया, इसके तर्क दिए कि क्यों ऐसा होना चाहिए। इन्होंने कहा चूंकि लोक प्रशासन कैसा है, एक नवीन विषय है, तो चूंकि ये नवीन विषय है तो नवीन विषय के विकास के लिए कैसा है, इसके कार्य क्षेत्र को क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, ताकि क्या ना हो, भटकाव ना हो, ताकि क्या ना हो, बिखराव ना हो। तो लोक प्रशासन को बिखराव से बचाने के लिए, और चूंकि ये नवीन विषय था इसलिए क्या कहा इन्होंने कहा कि इसे कार्य क्षेत्र क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, ताकि क्या मिले इसमें इस विषय को, इसमें विशेषज्ञता हासिल हो, स्पेशलाइजेशन क्या हो, इसे हासिल हो। तो किसके तर्क थे, ये लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों के तर्क थे, जो संकुचित दृष्टिकोण को लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र में मानते थे। अब देखिए वहीं जो विस्तृत विचारधारा वाले जो विद्वान थे, वुडरो विल्सन, जिनको हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन का जनक या उनके पिता भी के नाम से जानते हैं हम, तो उनका मानना क्या था, देखिए उनका मानना था कि केवल जो है कार्यपालिका तक सीमित करना क्या है, सही नहीं है, किसके कार्य क्षेत्र को, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रत्यायोजित विधान के या फिर प्रत्यायोजन के माध्यम से कई बार क्या करता है, कार्यपालिका कार्य कौन करती, विधायिका भी करती है, और कई बार विधायिका कार्य कौन करने लगती है, कार्यपालिका भी करने लगती है। तो इस तरह से कैसा है कि लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र शामिल करना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो विधायिका को भी और साथ में किसे, कार्यपालिका को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कार्यपालिका पर कैसा है, न्यायपालिका का प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ में कैसा है, ये विधायिका का भी प्रभाव किस पर पड़ता है, इस पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को क्या करना, सम्मिलित रूप से क्या करना, शामिल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके कार्य क्षेत्र को बता सकते हैं, किसके, लोक प्रशासन के। तो ये क्या थी, एक विस्तृत अवधारणा थी। लेकिन जो नवीन विस्तृत अवधारणा है या फिर जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, वो कहता है कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र कैसा है, ये केवल जो है कार्यपालिका सीमित नहीं है, बल्कि ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इनके आगे भी कैसा है, फैला हुआ है। तो हमको मीडिया के कार्य क्षेत्र को भी क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, किसमें, लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र में, और साथ ही सभ्य समाज और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, कहां पर, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में। तो ये क्या हो गया आपका, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। अब देखिए लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को और आगे समझाते हुए बहुत से विद्वानों ने अपने अपने क्या प्रस्तुत किए, अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
तो देखते हैं उन विद्वानों के दृष्टिकोणों को। तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करने वाले दृष्टिकोण, तो इसमें बेसिकली हम 4 दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं। पहला था आपका लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। दूसरा था आपका लेविस मेरियम का विषय वस्तु दृष्टिकोण। तीसरा था आपका गॉस का पारिस्थितिक दृष्टिकोण। और चौथा जो था जिसे हम पढ़ते हैं वो है लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को बताने वाला कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से 4 दृष्टिकोण यहाँ पर हैं। पहला है कि आपका पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, दूसरा है आपका विषय वस्तु दृष्टिकोण, तीसरा है आपका पारिस्थितिकी दृष्टिकोण और चौथा क्या है आपका कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब देखिए इसे अगर हम विस्तार से पढ़ें तो यहां पर देखते हैं हम क्या कि पहला आपका आता है लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। पहला आपका आता है लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। इसको दिया था किसने? लूथर गुलिक ने, लूथर गुलिक, जो कि लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को क्या है मानते हैं या उसकी विचारधारा को मानते हैं। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र कहां तक सीमित होना चाहिए? केवल जो है कार्यपालिका तक सीमित होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने अपनी क्या दी दृष्टिकोण बताई यहाँ पर, और क्या कहा कि जो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है वो इसके माध्यम से क्या होगा? डिसाइड होगा। तो कहां तक है? देखिए इन्होंने कहा कि पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण क्या है? यही है जो बताता है किसको? लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को। तो यहाँ पर पोस्ट कॉर्ब कहने का मतलब क्या है? देखिए कि ये जो शब्द, ये जो आपके लेटर लिखे गए हैं, इन अक्षरों में क्या है आपका लूथर गुलिक की जो विचारधारा है वो छुपी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पी का अर्थ होता है क्या? प्लानिंग या फिर क्या? नियोजन। पी का अर्थ होता है प्लानिंग या फिर क्या? नियोजन। ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। एस का अर्थ होता है स्टाफिंग या फिर क्या? भर्ती, स्टाफिंग या फिर क्या? भर्ती। डी का अर्थ होता है डायरेक्शन या फिर निर्देशन, निर्देशन। सीओ, सीओ का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन अर्थात क्या? समन्वय, समन्वय। आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग या फिर क्या? प्रतिवेदन। और बी का अर्थ होता है क्या? बजटिंग या फिर क्या? बजट या वित्तीय, वित्तीय। अब देखिए, अब यहां देख सकते हैं कि पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जो किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। और अपने इस दृष्टिकोण में उन्होंने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को परिभाषित बताने का प्रयास किया है। तो वो बोल रहे हैं क्या कि लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो किसके द्वारा? पोस्ट कॉर्ब द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। जहां पर पी का अर्थ होता है प्लानिंग, तो वो बोल रहे हैं क्या कि प्लानिंग, जब कोई भी कार्य करना है उस कार्य के लिए क्या चाहिए? आपको प्लानिंग चाहिए। जैसे हमने इसके पहले आपको विद्यालय का एग्जाम्पल दिया था, आपको अगर स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, क्या चाहिए आपको? तो ओपन करने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले प्लानिंग तो करना पड़ेगा आपको, तो योजना बनानी पड़ेगी आपको। साथ में क्या चाहिए? संगठन चाहिए, आपको संगठन बनाना पड़ेगा आपको कि आप 2 लोग मिलकर खोल रहे हैं, 1 लोग मिलकर खोल रहे हैं, तो जैसा भी आपको संगठन तो बनाना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या बोल रहे हैं? स्टाफिंग, तो भर्ती प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। डी से क्या? आपको डायरेक्शन, तो निर्देशन भी करना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि कार्य कैसे करना है आपके संस्थान में। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन कैसा है? उन जो आपके जो स्टाफ हैं उस स्टाफ के बीच कोऑर्डिनेशन, और स्टाफ और आपके बीच भी क्या कोऑर्डिनेशन कैसा है आपको बताना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा उस चीज के लिए। आर मतलब क्या है? रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। तो आपको क्या है? कार्य के प्रगति की जानकारी उनसे क्या करनी पड़ेगी? मंगवानी पड़ेगी आपको। आपका जो भी संस्थान होगा उस संस्थान में जो कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य की प्रगति आपको चेक करनी पड़ेगी। साथ में होता है कि आपको बजटिंग या फिर क्या? वित्तीय, अर्थात क्या है कि आपको पैसे निवेश की भी है आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर आप कि पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण में क्या बता रहे हैं कि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्रों को आप इससे समझ सकते हैं। ये ऐसा बता रहे हैं कौन? लूथर गुलिक। लेकिन लूथर गुलिक की बाद में क्या हुई? बहुत आलोचना हुई। और उनकी आलोचना क्यों हुई? देखिए, क्योंकि जो लूथर गुलिक बता रहे हैं, पहले हमने देखा था कि प्रशासन के 2 आयाम बताए थे हमने।
एक था क्या आपका जो विषय वस्तु को दिखा रहा था और दूसरा क्या था आपका जो तकनीक को दिखा रहा था। तो जो एक संस्थागत आयाम था और एक क्या था आपका एक तकनीकी आयाम था। तो यदि अगर आप बात करें ये जो है आपका जो कार्य क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं कैसा है, यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह पर समान रूप से क्या है लागू नहीं होता है। किसने कहा, अन्य विद्वानों ने, जिन्होंने आलोचना की किसकी, लुथर गुलिक की। उन्होंने कहा कि इनका जो दृष्टिकोण है वो हर जगह क्या है, समान रूप से लागू नहीं होता है। तो देखिए विद्यालय का, उन्होंने कहा कि विद्यालय का प्रशासन कैसा होता है, अलग होता है, या फिर विद्यालय का जो प्रशासन हम करते हैं उसको अगर हम कंपेयर करें सेना के प्रशासन से, तो सेना का प्रशासन और विद्यालय के प्रशासन में कैसा है, पर्याप्त अंतर है। पर इन्होंने क्या नहीं बताया कि ये जो दृष्टिकोण है इनका, ये दृष्टिकोण किन किन जगहों पर एप्लीकेबल होगा, ये इन्होंने बताया ही नहीं है। तो इनके दृष्टिकोण में कैसा है, विषय वस्तु कैसा है, मिसिंग है। तो इनकी आलोचना क्या हुई, इनकी आलोचना ये हुई कि ये केवल क्या बताते हैं, ये केवल तकनीक को बताते हैं, लेकिन किसको नहीं बताते हैं, ये विषय वस्तु को नहीं बताते हैं। तो इनकी इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए लेविस मेरियम ने क्या दिया, अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लेविस मेरियम का विषय वस्तु दृष्टिकोण कहते हैं। तो लेविस मेरियम का कहना क्या था कि जो विषय वस्तु और तकनीक है ये क्या होते हैं, एक कैंची के दो फलक के समान होते हैं। तो कैंची का कार्य क्या होता है, सीजर का कार्य होता है किसी भी चीज को काटना। तो वो कब काट पाएगी, वो तब काट पाएगी कोई भी कैंची जब से दोनों फलक क्या होंगे, आपस में होंगे। तो यदि एक फलक हो एक फलक ना हो तो कैंची क्या है, अपना कार्य नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु है और जो तकनीक है वो कैंची के दो फलकों के समान होते हैं और दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन लूथर गुलिक के दृष्टिकोण में क्या है, केवल क्या बताया, तकनीक को बताया, विषय वस्तु को नहीं बताया। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसके आगे के जो दृष्टिकोण हैं, जो आपके क्या है, लेविस मेरियम के दृष्टिकोण को और अच्छे चर्चा करेंगे, साथ में गॉस के पारस्परिक दृष्टिकोण पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, लोक प्रशासन की प्रकृति। तब तक के लिए हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं आज हम कि लोक प्रशासन का अर्थ, कार्य क्षेत्र, जहां हम प्रशासन के आयाम पर चर्चा किया, प्रशासन के अर्थ को हमने जाना। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम क्या, इसके आगे लोक प्रशासन की प्रकृति को देखेंगे हम और लोक प्रशासन का महत्व भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।